नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रुकेशिया नाना के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे सेडिशन लॉज के बारे में, उसके बाद डिस्कशन होने वाला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इको सेंसिटिव जोन अराउंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है ब्रुकेशिया नाना के बारे में। क्या है ब्रुकेशिया नाना? ये एक कैमेलियन है। आप इसे जैसे प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं, चैमेलियन, कैमेलियन, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, क्या होता है ये? तो ये एक प्रकार का गिरगिट होता है। ठीक है, इसका जो साइज है ये वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल्स में से एक है। ठीक है, एक नहीं, स्मॉलेस्ट ही रेप्टाइल है। देख सकते हैं आप, फिंगर के ऊपर आप इसको अपने प्लेस कर सकते हैं। मेल की बात करें, इस स्पीशीज का जो मेल होता है उसकी टोटल लेंथ होती है 21.6 mm के अराउंड, और जो उसकी फीमेल होती है इसी स्पीशीज की वो थोड़ी सी ज्यादा लॉन्गर होती है, उनकी लेंथ होती है 28.9 mm। ठीक है, इसके पहले वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैमेलियन स्पीशीज जो समझी जाती थी वो हुआ करती थी ब्रुकेशिया माइक्रा। अब ब्रुकेशिया नाना ने इसे रिप्लेस कर दिया है और अब ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल बन चुका है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रेप्टाइल? ब्रुकेशिया नाना। आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है सेडिशन लॉज के बारे में। क्या होते हैं सेडिशन लॉज? इसे आम तौर की भाषा में क्या बोला जाता है? देशद्रोह। ठीक है, अगर आप देशद्रोह करते हैं, किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो आपके देश के अगेंस्ट हैं, तब आपके ऊपर सेडिशन लॉज या फिर सेडिशन का जो कानून है वो लग सकता है। रिसेंटली क्यों सेडिशन लॉज न्यूज में? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण सेडिशन लॉज न्यूज में है। साल में कम से कम 4-5 बार ये न्यूज में रहता है और हमेशा न्यूज में बना रहता है। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिसेंटली एक पॉलिटिकल लीडर और 6 सीनियर जर्नलिस्ट, उनके अगेंस्ट सेडिशन लॉस को या फिर सेडिशन की जो कार्रवाई होती है, एफआईआर जो रजिस्टर होने वाली थी, उससे उनको बचा लिया है। ओके, डिस्कस करते हैं सेडिशन लॉस के बारे में। और सेडिशन लॉस का जिक्र हम जब भी करेंगे, इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके प्रेजेंट कंटेक्स्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेडिशन लॉस की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, कहां से सेडिशन लॉस की शुरुआत हुई? तो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में सेडिशन लॉस की शुरुआत होती है। वहां पर लॉ मेकर्स ने यह माना था कि जो गुड ओपिनियन होता है सरकार का, बस वही सरवाइव करना चाहिए, और जो बैड ओपिनियन होते हैं गवर्नमेंट का हो चाहे मोनार्की का हो, उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि शुरुआत सेडिशन लॉस की किसके लिए की गई थी? जो गवर्नमेंट होती है और जो मोनार्की होती है उसके अगेंस्ट की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। शुरुआत में ये जो एक्ट हुआ करता था ये गवर्नमेंट और मोनार्की के अगेंस्ट हुआ करता था, बट लेटर ऑन जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तब 1837 में थॉमस मैक्यूले ने इस एक्ट को इनिशिएट किया था और इस एक्ट को 1960 में इंडियन पीनल कोड में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, क्यों एक्ट ऐड किया गया था इस लॉ को ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो इंडिया में जो अपराइजिंग हो रहा था या फिर जो नेशनलिज्म की फीलिंग जाग रही थी, ठीक है, रिवोल्ट हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको सरपास करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, किसी भी तरह से इंडिया के जो नेशनलिज्म की आवाज है उसको दबाया जा सके, इसीलिए इस लॉ को लेकर आया गया था। ठीक है, अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की टाइम पर बात करें तो उस टाइम पे कुछ फेमस इंसिडेंट हुए, सच एज योगेश चंद्र बोस, उनके अगेंस्ट भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। योगेश चंद्र बोस जो हैं वो एडिटर हुआ करते थे एक न्यूज़पेपर के, बांगोबाशी। ठीक है, यहां पर उन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे थे जिसके अगेंस्ट उन पर सेडिशन लॉज लगाए गए। बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट बहुत सारे सेडिशन चार्जेस लगे। महात्मा गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा सेडिशन चार्जेस के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इसका यूज क्यों करते थे? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे, जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया करते थे, उनके अगेंस्ट इस लॉ का यूज किया करते थे। ठीक है,
अब इंडिया आज़ाद हो जाता है। इंडिया आज़ाद होने के बाद आपको पता होगा इंडिया को लेगेसी मिलती है ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल रूल। जो ब्रिटिशर्स जिस टाइप से पॉलिटिकल रूल किया करते थे वही लेगेसी इंडिया भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इंडिया के पीनल कोड में, इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में इस सेडिशन लॉज को कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है सेडिशन लॉज की? अगर हम आज के टाइम पर बात करें क्या बोला जाता है इस लॉ के अंदर, तो देखिए सेडिशन का जो कानून है वो आईपीसी की 120A सेक्शन में मेंशन है। क्या बोला गया है इसके अंदर? तो एनी पर्सन बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी कि आप अगर सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार से बाय वर्ड, बाय स्पोकन, या आप चाहे लिखकर या चाहे आप बोलकर या चाहे आप साइन लैंग्वेज का यूज कर कर, ठीक है, चाहे आप कोई वीडियो वगैरह बनाकर विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर कर, ओके, किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं जो क्या करता है एक हेट्रेट लेकर आता है किसके अगेंस्ट? चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट, तब आपके ऊपर सेडिशन लॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट सेडिशन लॉ का यूज किया जा सकता है और आपको जेल भेजा जा सकता है, ओके। क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं? सबसे पहले तो नॉन बेलेबल, आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है ना, नॉन बेलेबल पनिशमेंट है ये। इसके अंडर आपको सजा हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन आपको देना पड़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपके अगेंस्ट अगर सेडिशन लॉज लगाए जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से डिबार किया जा सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब में का आप एग्जाम वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। जिनके ऊपर ये ट्रायल वगैरह चल रही है सेडिशन लॉज की, उनका पासवर्ड जो है, सॉरी पासवर्ड माफ कीजिएगा, पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा अपना, ठीक है, और मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट ऑल द टाइम एज व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको बोला जाए आपको कोर्ट में अपनी हाजिरी देनी होगी, ठीक है। इस एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सेडिशन लॉज से तो आपको इन्हीं डिसीजंस को कोट करना है, ठीक है। क्या है सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? तो ये डिसीजन था 1950 में ब्रिज भुवन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था। पहला पॉइंट क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए, इन दीज केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट अ लॉ विच restricted speech on the ground that it would disturb public order was unconstitutional। यानी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक ना, सिर्फ इसीलिए कि वो पब्लिक ऑर्डर को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो सिटीजन्स जो हैं वो तो अपना काम करेंगे, वो तो क्या बोलेंगे, इस उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वो अपने ओपिनियन को लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, ठीक है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या बोला यहां से? डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ, अब क्या बोला? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हो। याद कीजिए फंडामेंटल राइट्स, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है। सेडिशन लॉ को भी आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, सेडिशन के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन वहां पर ये जो डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर है इसका क्या मतलब होगा? अगर कोई व्यक्ति देश की जो फाउंडेशन है उसके साथ खिलवाड़ करता है तभी उसकी अगेंस्ट सेडिशन लॉज के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहां से क्या बात निकल कर आती है? यहां से एक बात निकल कर आती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था? जो आर्टिकल 19 है उसमें अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को रिप्लेस कर दिया गया था इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर से, ठीक है। तो इस बात पर फोकस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एक और केस है, बहुत फेमस केस है, जिसका नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, ठीक है। इस केस में क्या बोला गया? इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन, यानी कि सेडिशन चार्जेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया। हाँ, इनका क्या कर दिया गया, जो इनकी एप्लीकेशन है उसको लिमिटेड कर दिया गया।
अब क्या बोला गया, एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इन्हीं केसेस में सेडिशन लॉज काम करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ इस जजमेंट में डिस्टिंग्विश किया गया फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और द यूज ऑफ विगरस वर्ड स्ट्रांगली क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट। इन वर्ड्स, पहले क्या हुआ करता था ना, अगर आप कोई क्रिटिकली स्टैंड ले लेते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेडिशन चार्जेस लग जाएगा आपके ऊपर। कोई विगरस वर्ड ले लेते हैं, सेडिशन चार्जेस लग जाएगा आपके ऊपर। कोई स्ट्रॉन्ग स्पीच दे देते हैं, सेडिशन चार्जेस लग जाएगा आपके ऊपर। अब क्या किया गया, इस जजमेंट के बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, ठीक है, कि किन चीजों को स्ट्रॉन्ग स्पीच, किस चीजों को क्रिटिकल टू गवर्नमेंट समझा जाएगा और किन चीजों को सेडिशन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टेप था ये। इसके बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का एक फेमस केस। इसमें क्या बोला गया, सिर्फ स्लोगन वगैरह बोलना, नारे वगैरह देना गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं समझा जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं समझा जाएगा, वो राइट टू स्पीच के अंडर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जहां पर यह बोला जाता है कि सेक्शन 120 है, यानी कि सेडिशन चार्जेस को इस सेक्शन को ही हटा देना चाहिए। ठीक है, क्या है, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि इस सेक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, इस सेक्शन को रखा जाना चाहिए। सबसे पहला तो इस सेक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एंटी नेशनल बॉडीज हैं या फिर टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनसे हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन की मदद से हम ऐसी कोई भी वायलेंस और इलीगल मीन्स को रोक सकते हैं जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो नक्सलाइट वगैरह है वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए काम करते रहते हैं, तो उनको सप्रेस करने के लिए काम आ सकता है ये एक्ट। ठीक है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है तो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देश के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, इंसर्जेंसी को कर्व डाउन करने के लिए इस एक्ट का यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम किसी भी प्रकार से इस सेक्शन को अबॉलिश कर देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, इल एडवाइज मेयरली बिकॉज इट हैज बीन रॉन्गली इन्वोक्ड इन सम हाईली पब्लिसाइज्ड केसेस। ठीक है ना, इस बात पर जिक्र करना कि कुछ ही केसेस में इसको गलत तरीके से यूज किया गया था, इसके कारण इस एक्ट को, इस सेक्शन को हटा देना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इंडिया में से कानून बचेगा ही नहीं, सारे के सारे कानून को हटा दिया जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर किसी ना किसी सेक्शन का यूज मिसयूज किया गया है। ओके, चलिए अब इस सेक्शन के अगेंस्ट में भी कुछ कानून, कुछ बातें हैं, आर्ग्यूमेंट्स, उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कॉलोनियल लेगेसी है, पहले ब्रिटिशर्स सप्रेस करने के लिए यूज किया करते थे, हमने उसी लेगेसी को अपना लिया, जो कि गलत बात है। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, इंडिया के लोगों के पास, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और इसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म टू गवर्नमेंट आर एसेंशियल, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, उसका डिसेंट बहुत जरूरी है और यही हमारा मूलभूत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेस तैयार करता है। ठीक है, अगर किसी देश में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होगा, तब आप वहां उस देश में डेमोक्रेसी ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर सकती। ओके, ब्रिटिशर्स जिन लोगों ने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं लोगों ने अपने देश से इस सेक्शन को क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो यहां से भी इंडिया क्या कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट स्टैंड ले सकता है। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंडर 124A के अंडर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे कि डिसअफेक्शन, ये एक बहुत अपने आप में एक वेग वर्ड है, यानी कि बहुत, अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना वो इसको कुछ भी समझ सकता है, वेग है ये वर्ड अपने आप में। ठीक है, उसके बाद साथ साथ आईपीसी और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019, इसमें क्या बोला गया है, इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर और ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। तो ये जो शब्द है ना, इसका ही इस्तेमाल करना काफ़ी है, आपको अलग से कोई सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन का कई बार मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है ना, टूल बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है और आपके अगेंस्ट एडिशन चार्जेस को इम्पोज कर देती है।
ओके। इंडिया जो है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसको रेक्टिफाई कर चुका है। यहाँ पर हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं और सेडिशन क्या करता है, पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस करता है। इसी कारण इस एक्ट को भी हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। कंक्लूड आप किस प्रकार से करोगे, तो देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से इंडिया के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्व डाउन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इस सेक्शन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेंसिटाइज द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोटेक्टिंग द फ्री स्पीच। डेफिनेशन ऑफ सेडिशन शुड बी नैरो डाउन। सेडिशन की जो वेग बात है उसको नैरो डाउन करने की जरूरत है। और वर्ड सेडिशन इज एक्सट्रीमली नाउंस्ड एंड नीड्स टू बी अप्लाइड विथ कॉशन। ये बात को भी समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने वापस से रिज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को। ओके, तो अब इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमें, जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं डिस्कस करके। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसके अंडर बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको बनाया था 2006 में। इसने रिप्लेस किया था फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जुनेवा स्विट्जरलैंड में है। बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद इसके मेंबर कितने हैं, तो 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर जो हैं इसके पार्ट हैं, उन्हीं में से इलेक्ट किया जाते हैं इनके परमानेंट मेंबर्स को। ठीक है, यहां पर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट्स रहेंगी, एशिया पैसिफिक से 13 सीट्स रहेंगी, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से 8 सीट्स रहेंगी, यानी कि 8 स्टेट मेंबर रहेंगे, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 8 स्टेट मेंबर रहेंगे, और ईस्टर्न यूरोप स्टेट से 6 सीट्स रिजर्व रहती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अगर कभी फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो वो 3 साल तक इसका मेंबर बना रह सकता है और 2 से ज़्यादा बार री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, ठीक है ना। इश्यूज क्या रहते हैं, क्यों अमेरिका ने इसको एग्जिट कर दिया था, अमेरिका क्यों उससे बाहर चला गया था, क्योंकि अमेरिका का क्या बोलना था कि कई बार इस बॉडी के द्वारा पार्शलिटी की जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं सच एज चाइना, क्यूबा, एट्रिया, रशिया, वेनेजुएला, वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल उनके अगेंस्ट कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको टारगेट किया जाता है सच एज इजराइल। ठीक है, इजराइल के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा बार क्या किया गया है, इस रेजोल्यूशन को, ह्यूमन राइट वायलेशन के रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया है। तो जो एक पार्शलिटी को शो करता है कि आप एक तरफ चाइना जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, डेमोक्रेसी भी नहीं है वहाँ पर, स्टिल आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन पर्टिकुलर एक कंट्री के अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हो। तो इस प्रकार के इसके ऊपर क्या बनते रहते हैं, आरोप वगैरह इसके ऊपर लगते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इको सेंसिटिव जोन अराउंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है, केरला में है। इसके अराउंड क्या होने वाला है, इको सेंसिटिव जोन को स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उनके द्वारा। ओके, माफ कीजिएगा, आवाज आना शायद बंद हो गई थी। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, जो एरिया होगा वो 118.5 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इको सेंसिटिव जोन में क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो बैन कर दिया जाएगा माइनिंग वगैरह को। ठीक है ना, उसके साथ साथ कोई इंडस्ट्रीज वगैरह को यहाँ पर सेटअप नहीं किया जाएगा। कोई मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा इस एरिया में, जिस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कोई कमर्शियल होटल वगैरह यहाँ पर नहीं बन सकेंगे विदाउट परमिशन। ओके, और ट्रीज वगैरह को भी कट नहीं किया जाएगा। क्या पर्पस होने वाला, नोटिफिकेशन का क्या पर्पस है,
अभी रिसेंटली देखो क्या देखा गया है, वाइल्ड एनिमल के अटैक के कारण बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी लाइफ गंवा दी है। तो ये भी एक मोटिव रहा है इस एक्ट को लेकर आने का, इस इको सेंसिटिव जोन को स्टैब्लिश करने का, ताकि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को एकदम ही प्रोहिबिट किया जा सके। अब डिस्कस कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। लोकेशन इसकी कहां पर है, केरला में है। यहां से एक बहुत फेमस रिवर काबिनी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, वो यहां से फ्लो करती है। इसको डिक्लेयर कर दिया गया था सेंचुरी इन ईयर 1973। ठीक है, यहां पे फॉरेस्ट की इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्री के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। एनिमल की अगर हम बात करें तो एलिफेंट, गोर, टाइगर, पैंथर, सांभर, स्पॉटेड डियर वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। नीलगिरी अंगूर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर लाई करते हैं। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एकदम ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी बातें हैं, आप सभी को इनके बारे में पता होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इन टॉपिक्स को क्यों बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि इन टॉपिक्स को आपको सब्जेक्ट में भी पढ़ना होता है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा। हम यहाँ पर सिर्फ उसका करंट एक्सपेक्ट को डिस्कस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने जाना स्टार्ट कर दिया तो जो हमारा पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का। ओके, तो यहाँ पर एक बार आप खुद से भी, आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे या फिर आपने कभी ना कभी किसी बुक्स में इनके बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आप एक बार ज़रूर रिफ़र किया कीजिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे, गुड लक।